Okay, nowadays the seeds drills is used for sowing with the help of tractors. These sow the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that the seeds gets covered by the soil after sowing. It protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by used a seed drill saves time and labor. This is a nursery. There is a nursery nearby. अब देखो बोझो क्या कह रहा है. अब समझो सीड ड्रिल्स क्या है मालूम है. जब हम जमीन में खोदेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये जो पोर्शन है यहाँ से सीड्स है ना नीचे की ओर जाएंगे और ये यहाँ से ये एक दो तीन चार पाँच ऐसे पांच जगह पे जाएंगे यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे. तो यूनिफॉर्मली वो क्या होगा. ये जो है ना यूनिफॉर्मली हर एक जगह पे सीड्स जाएगी. ठीक है. और आगे जब पढ़ेंगे ना तो जो सीड्स यहाँ पे नीचे गिरी है उसके ऊपर है ना सॉइल भी गिर जाएगी. समझ में आया. हाँ बोलो. ठीक है आएगी धीमे धीमे आएगी. ओके. वो क्या है कुछ लोग अभी अंदर आ रहे हैं ना इसके लिए धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है उसकी वजह से है ना. ठीक है चलो. अभी है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये समझ में आया सोइंग सीड किस तरीके से होता है. देखो इसके अंदर सीड्स डाले जाते हैं. यहाँ से आगे बढ़ते हैं. ओके. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं है ना. देखो अभी बोझो क्या कह रहा है. देयर इज अ नर्सरी नियर माय स्कूल. एक हमारे स्कूल के पास ही नर्सरी है. नर्सरी यानी क्या जहाँ पे बहुत सारे प्लांट मिलते हैं. ओके. आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेर केप्ट इन स्मॉल बैग्स. वहां पे मैंने क्या देखा कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो बैग्स में रखे रहते हैं. वाई आर दे केप्ट लाइक दिस. अब उन्हें इस तरीके से क्यों रखा जाता है. तो सीड्स ऑफ अ प्लांट सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी. यानी जो पैडी का प्लांट होता है उसके क्या करते हैं पहले नर्सरी में छोटे छोटे उसमें बैग्स में भर देते हैं है ना. व्हेन दे ग्रो इन सीडलिंग्स. जब वो सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते सीडलिंग्स होते हैं तब दे गेट आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैन्युअली. और उसके बाद जब वो बड़े से थोड़े थोड़े छोटे अंकुरित हो जाते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं उसमें जब हाँ आप हेडफोन लगाइए. ठीक है. सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी. देखो सीड्स जो होते हैं ना पहले नर्सरी में क्या किया जाता है ग्रो किया जाता है उनको. उसके बाद में उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है. ठीक है. सम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. अब समझ लो कि मेरा कंपाउंड है तो मेरे कंपाउंड के अंदर क्या होगा कि मुझे नर्सरी जैसे थोड़ा छोटा सा गार्डनिंग करना है तो उस टाइम पे मैं नर्सरी जाऊंगा. नर्सरी जाके प्लांट लेके आऊंगा. प्लांट लेके आके फिर उसको लगाऊंगा. ठीक है. तो इसी तरीके से आजकल फार्मिंग के अंदर भी यही चीज हो रही है. एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी. अब सीड्स के बीच में थोड़ा जगह भी होना जरूरी है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग. ओवर क्राउडिंग हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो पोषण है ना एक ट्री को मिलना चाहिए वो दूसरे ट्री को नहीं मिल पाएगा. एक क्रॉप को मिलना चाहिए वो दूसरे क्रॉप को नहीं मिल पाएगा. ठीक है. तो इसीलिए एक जब हम एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो उसके बाद में थोड़ी ज्यादा जगह रखते हैं.
ठीक है। अब appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. जगह क्यों रखते हैं? ओवरक्राउडिंग से बचने के लिए। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर। ये हमें किस तरीके से अलाउ करता है कि उसको सनलाइट मिले, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और वाटर मिले फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अब ऐसे हो जाता है कभी कभी कि हमें ना उसके अंदर के प्लांट्स को निकाल लेना पड़ता है बाहर, और उसके बाद में हमें क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि जो उसके जमीन है, जमीन के अंदर नाइट्रोजन, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है प्लांट्स को, और वो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? खुशबू, खुशबू, अरे सॉरी खुशी, मुझे बताओ। स्पीकर ऑन करो। हाँ, मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है प्लांट्स को, और वो लोग कैसे लेते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन? सनलाइट और एग्जैक्टली exactly। तो सॉइल के थ्रू है ना हमें प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है, पर वो नाइट्रोजन आता कहाँ से? वो नाइट्रोजन आता कहाँ से, मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ। देखो, ऑक्सीजन है अवेलेबल एयर के अंदर, ठीक है। और एयर में ऑक्सीजन के साथ और क्या चीज है, ये बताओ। और और अच्छा, नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब डायरेक्टली नाइट्रोजन तो नहीं ले सकता ना प्लांट, तो वो क्या करता है, समझ लो हमारे पास फर्टिलाइजर है, तो वो फर्टिलाइजर के अंदर थोड़े बहुत हमने नाइट्रोजनियस केमिकल्स भी डाल दिए हैं अंदर, ठीक है। या तो मैन्योर हो गया तो उसमें नेचुरली अवेलेबल हो जाता है हमें, तो हम उसे जब डालेंगे अंदर, तो जब हम नाइट्रोजन उसके अंदर डालेंगे, यानी उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, समझ लो मैन्योर हमने डाला। अब जमीन में जब हमने डाला, फिर पानी डालेंगे, तो जब हम पानी डालेंगे तो पानी के साथ नाइट्रोजन मिक्स हो जाएगा, और पानी के साथ नाइट्रोजन मिक्स होकर जमीन के अंदर जाएगा, और जब जमीन के अंदर जाएगा तो वो रूट्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर ऊपर तक पहुंचेगा नाइट्रोजन। सबको समझ में आया नाइट्रोजन कैसे आता है? ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। हाँ, वाटर है वो सही बात है, पर एग्जैक्ट जो फिनोमिना है वो पूरा बताने का, ठीक है। इन केस अगर अपने मालूम हो तो, ओके। तो फिर फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से फूड आता है, तो ये सब तो आपको मालूम ही है। हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अच्छा, अब हमने ये बताओ कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों डाले जाते हैं, तो मुझे कौन बताएगा? हाँ, नहीं, प्लांट अच्छा रहे, ये तो नॉर्मल चीज है। हाँ कृष्णा, कृष्णा, मुझे ये बताओ, वेट, कृष्णा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ना क्या बोलते हैं, मैन्योर क्यों डालते हैं प्लांट्स में? हम प्लांट्स में मैन्योर क्यों डालते हैं? क्यों? अरे हीर, अरे हीर, तुम तुम्हारा बंद करो, इसे कृष्णा से पूछ रहा हूँ, कृष्णा दास, टेल मी, हम मैन्योर क्यों डालते हैं? हाँ, नीचे से ऑन कर। हम क्यों डालते हैं मैन्योर, बताओ।
बस प्लांट अच्छा उगता है। मेरे को तेरे से ये नहीं था, तू एक बार रीड करेगा एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगा था। ठीक है, अगली बार थोड़ा रीड कर लिया कर पीडीएफ को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ कि क्यों हम मैन्योर को यूटिलाइज करते हैं। एडिड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स। देखो, ऐसी कोई तत्व जिन्हें हम ऐड करेंगे सॉइल के अंदर, किस फॉर्म में? न्यूट्रिएंट्स, पोषण, पोषक तत्व के फॉर्म में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। हेल्दी किसके हेल्थ के लिए? प्लांट्स के हेल्थ के लिए। आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? मैन्योर या फर्टिलाइजर कहेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब अपने अपने माइक्स ऑफ कर लें। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स। अच्छा, बोजो कुछ कह रहा है। बोजो क्या कह रहा है? आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने देखा था एक हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेर वीक। लेकिन नेबरिंग प्लांट्स में मैंने क्या देखा? नेबरिंग साइड के जो प्लांट्स थे वो बहुत वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? अब कुछ प्लांट्स क्यों अच्छे उगते हैं, कुछ प्लांट्स क्यों ऐसे वीक रह जाते हैं? अच्छा, नाउ वी मूव टूवर्ड्स आगे। अब ये यही पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों को है ना पोषण मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। अब सॉइल क्या करता है? मिनरल्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशंस टू द क्रॉप प्लांट्स, यानी जो क्रॉप होते हैं या प्लांट होते हैं उनको क्या कहते हैं? मिनरल्स प्रोवाइड करता है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिशन ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सर्टेन एरियाज फार्म्स फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। कभी कभी क्या होता है कि फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में है ना, एक क्रॉप लगाया, दूसरा क्रॉप लगाया, तीसरा क्रॉप लगाया, ऐसे बहुत सारे क्रॉप भी लगा देते हैं वो लोग। In certain areas, farmers grow crop after crops in the same field. The field is never left uncultivated or fallowed. कभी भी है ना ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा वो लोग रेस्ट दे जमीन को। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अब समझो कि खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप है। इसके बारे में तो तुमने पढ़ा है, ठीक है? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप, हम हमेशा यही चीज कर कर करेंगे तो हम सॉइल को न्यूट्रिशन भी नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है कि ज्यादा टाइम नहीं है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फॉर, और एक मिनट, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर। अब बार बार हम क्या है कि कल्टीवेट करते रहेंगे ना, उसी लैंड पे बार बार हम उगाते रहेंगे तो न्यूट्रिशन की वाट लग जाएगी। तो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर। इसीलिए फार्मर लोगों को उसमें मैन्योर ऐड करना पड़ता है टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए उसमें मैन्योर की जरूरत पड़ती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर सही उसको पोषक तत्व नहीं मिला है, क्या होगा? सही से अगर उसको पोषक तत्व नहीं मिला है तो क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आएगी? कि प्लांट्स वीक प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे सेशन अपना खत्म करते हैं। आगे का जो वीडियो होगा हम चलाएंगे। टिल देन किसी को अगर कोई क्वेश्चंस है, मेरे वीडियोस नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मेरे से एक बार पूछ ले। और मैं ये चाहूंगा कि तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं उनको एक बार तुम बोलो कि वो लोग कनेक्ट हों। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कनेक्ट होंगे तो फिर बाद में क्लास लेने में भी मज़ा आएगा, और दूसरा कि जितने लोगों के क्वेश्चंस की क्वेरीज है वो भी रिजॉल्व होगी। ओके, सो कौन सा? एक मिनट, नाम बताओ।
अच्छा खुशी, कौन सा वाला? एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर वाला? कौन सा? एक मिनट, सेकंड पैराग्राफ। देख, इसमें क्या होता है कि जब कंटिन्यूअसली क्रॉप है ना, हम एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप उगाते हैं। जैसे कि समझ ले मैंने है ना रबी क्रॉप उगाया है, रबी क्रॉप के बाद खरीफ क्रॉप आता है, और चल समझ ले रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में भी एक ऐसा टाइम आता है कि थोड़ी सी जगह बचती है एक महीने के लिए। तो उस टाइम पे वो लोग कुछ वेजिटेबल्स उगा देते हैं, जैसे हो गया टोमेटो, हो गया पोटैटो। तो कंटिन्यूअसली अगर एक ही सॉइल के ऊपर बहुत बार बार हम लोग है ना, क्या कहते हैं, कुछ उगाते रहेंगे ना, तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, वो वो खत्म हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट तो खत्म हो जाएंगे, तो सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, उस टाइम पे हम मैन्योर ऐड करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स उसको और ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो वही चीज उसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। कृष्णा दास, तुझे कोई क्वेश्चन? ओके, हीर, ओके। अभी हम सेशन कंप्लीट करेंगे थोड़ी देर बाद में। टिल देन अगर किसी को और कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ, और मेरे वीडियोस देखना क्योंकि होमवर्क उसी के अंदर होता है। समझ में आया? मैं जब मैं कोई वीडियो समझाता हूँ तो उसके अंदर मैं कहूँगा कि ये होमवर्क में लिखना है। फिर उसके बाद में जब होमवर्क में लिखना होगा तो एक बार मैं यहाँ से समझा दूंगा कि इसको आपको कॉपी करके लिखना है, या तो क्लास की एक्टिविटी होगी तो मैं क्लास में यहाँ पे ही करवा दूंगा, क्लास एक्टिविटी। ठीक है? तो अभी और किसी को कोई प्रॉब्लम है? के यू एनी प्रॉब्लम? ओप्पो A37F। कोई दिक्कत है क्या केयू के बगल में जो दिख रहा है अभी ओप्पो में? क्या नाम क्या है इसका, खुशी? हाँ, ये ओप्पो वाले का नाम क्या है? ठीक है चलो। ये कौन से स्टैंडर्ड में है? अरे अभी 6वीं क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, 6वीं क्लास से बाहर मतलब थोड़ी देर में होगी स्टार्ट। ये क्या है, 6 स्टैंडर्ड वाले भी घुस जाते हैं। अगली बार मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ध्रुवी खारवा, कौन से स्टैंडर्ड में हो? हाँ, तो तुमको समझ में आया? अच्छा खुशी, मैंने इसके पहले कुछ यानी कहते हैं क्लास के अंदर मैंने जो पीडीएफ डाले थे और वीडियो डाले थे, वो याद है तुमको? इसके पहले जो मैंने आज स्टार्ट किया जहाँ से, उसके पहले का वीडियो तुमको मिल चुका है? कौन सा दिखा? जूम कर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अच्छा, ये मैं अभी सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर में, 1-2 मिनट में जब ये हो जाएगा ना कंप्लीट सेशन, तो मैं ये वीडियो शेयर कर देता हूँ। क्योंकि मैंने इसका एक पीडीएफ दिया था रीड करने के लिए तुम लोगों को, तो तुमने किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया मुझे, तो वो रीड हो गया वो। तो उसके बाद में अब मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, और आज जो मैंने कवर किया है वो, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो एंड करूंगा।